मैं 7 साल बाद सऊदी अरब से लौट रहा था। विमान की छोटी खिड़की से नीचे देखने पर मुझे शहर की रोशनी में बचपन के खूबसूरत दिन झिलमिलाते दिखे। लेकिन मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। मेरे पिता भी वर्षों पहले मुझे छोड़ गए थे। पीछे रह गई थी बस मेरी पत्नी अल्पना और मेरी गूंगी बहन ज्योति। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी, मानो वह खुश होने का ढोंग कर रही हो। मुझे उसकी आंखों में कुछ अजीब सा लगा, लेकिन अगले ही पल घर से आती आवाजों ने मुझे विचारों से बाहर खींच लिया। रिश्तेदार जमा थे, खुशी का माहौल था, सब आकर मुझसे मिल रहे थे, लेकिन एक चेहरा गायब था। ज्योति। ज्योति कहाँ है? मैंने अनजाने में पूछा। अल्पना ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्योति अपने घर पर है। तुम्हें बधाई, मैंने तुम्हारी गूंगी बहन की शादी एक बड़े परिवार में करा दी है। आश्चर्य से मेरी आंखें फैल गईं। शादी कब और क्यों? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम दूर थे, इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं यह फैसला खुद ही ले लूं। चिंता मत करो, वे बहुत अच्छे लोग हैं, इज्जतदार, अमीर, और ज्योति वहां राज कर रही है। मुझे उससे मिलना है, मैंने तुरंत कहा। अल्पना के चेहरे पर एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर वह धीरे से बोली, अभी जाने की जरूरत नहीं है, दिवाली पर जाना बेहतर होगा। लेकिन विवेक, वह खुश है, मैं वादा करती हूं, और तुम अभी थके हुए हो, आराम कर लो। मैं शांत हो गया, पर मेरे दिल में एक अजीब सी भावना थी। क्या मैं सचमुच इतना दूर हो गया था कि मेरी अपनी बहन की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी मुझसे छुपाया गया था? ये सब उतना सरल नहीं था जितना दिखाया जा रहा था। कुछ तो था जो छुपाया जा रहा था। अगली सुबह मैं देर से जागा। पूरी रात मेरे मन में अजीब विचार घूमते रहे। ज्योति की शादी की खबर मेरे लिए एक झटका थी, और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि यह सब मुझसे छुपकर किया गया था। नाश्ते के दौरान मैंने एक बार फिर अपनी पत्नी को छेड़ा। तुमने मुझे ज्योति की शादी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? कम से कम एक बार मुझसे सलाह तो ले सकती थी। पत्नी ने लापरवाही से अपनी चाय में चम्मच हिलाया। विवेक, उसने जवाब दिया, तुम हजारों मील दूर रहते थे। मैंने जो कुछ भी किया वह ज्योति के भले के लिए किया, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? वह एक अच्छे घर में है, वह खुश है, क्या यह काफी नहीं है? खुश? तुम्हें कैसे पता कि वह खुश है? मैंने कड़वाहट से पूछा। मेरी पत्नी ने अजीब नजरों से मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाओ और खुद देख लो, लेकिन दिवाली पर जाना बेहतर होगा, जब सब वहां होंगे। अभी मत जाओ, अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं चुप हो गया, पर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक छोटा सा संदेह उठने लगा कि वह बार बार मुझे सिर्फ दिवाली पर ही जाने के लिए क्यों कह रही थी। अगर ज्योति सचमुच खुश थी तो उससे मिलने में क्या नुकसान था? दिन ऐसे ही गुजरा, पर वही सवाल मेरे मन में उठता रहा। शाम को मैं एक पुराने दोस्त से मिला जो लंबे समय से शहर में रह रहा था। बातचीत के दौरान मैंने ज्योति की शादी का जिक्र किया, और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। तुम्हारी बहन की शादी? बहुत अजीब बात है विवेक। अजीब? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं हैरान होकर पूछा। वह फिर से हिचकिचाने लगा। उसने कहा, नहीं, बस ऐसे ही, मैंने कुछ सुना था, पर शायद वह सिर्फ एक अफवाह थी। तुमने क्या सुना था? मुझे साफ साफ बताओ। मैंने जिद की। वह थोड़ा झिझका और बोला, ज्योति के ससुराल वालों के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर हैं। कुछ कहते हैं कि उनके घर में अजीबोगरीब रस्में हैं, पर मैंने खुद कुछ नहीं देखा। यह सिर्फ सुनी सुनाई बात है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। किस तरह की रस्में? दोस्त ने कंधे उचकाए और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जगह शादी की हकीकत कुछ और होती है। ये सुनकर मेरे पूरे शरीर में एक सनसनी दौड़ गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी बहन की शादी इतने अजीब लोगों से हुई है। मैंने फैसला किया कि मैं दिवाली का इंतजार नहीं करूंगा। मैं कल ही ज्योति से मिलने जाऊंगा और अपनी आंखों से देखूंगा कि हकीकत क्या है। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब वह छोटी थी और अम्मा के साथ आटे में हाथ डालकर रोटियां बनाने की कोशिश करती थी। अम्मा कहती थीं कि ज्योति के हाथ की रोटी में आशीर्वाद होगा, क्योंकि वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, और मैंने अम्मा से वादा किया था कि मैं हमेशा ज्योति की रक्षा करूंगा।
सुबह होते ही मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मैं ज्योति के घर जा रहा हूं। वह हैरान हुई, पर जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। अभी मत जाओ, मैंने तुमसे कहा था। मेरे लिए दिवाली तक इंतजार करना बेहतर नहीं होगा। मैं आज ही उससे मिलना चाहता हूं। अल्पना कुछ देर चुप रही और फिर धीमी आवाज में बोली, ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे, पर वहां जाकर ऐसा कुछ मत करना जिससे कोई गलत फहमी हो जाए। ये लोग बहुत इज्जतदार हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई मुद्दा खड़ा करो। मुझे उसके शब्दों में एक अजीब सी सख्ती महसूस हुई। मैंने जवाब नहीं दिया और तैयार होने लगा। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर ज्योति किस हाल में होगी? क्या वह सचमुच खुश होगी या अल्पना ने बस मुझे तसल्ली दी थी? मैंने एक बार फिर उन शब्दों को दोहराया जो मेरे दोस्त ने पिछली रात कहे थे। ये वही लोग हैं जिनके बारे में अजीब बातें कही जाती हैं। मेरे दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी। जैसे ही मैं शहर के दूसरी तरफ पहुंचा और ज्योति के ससुराल का पता ढूंढने लगा, मेरी कार का फोन बजने लगा। स्क्रीन पर मेरी पत्नी का नंबर फ्लैश हो रहा था। हाँ, मैंने चिढ़ाते हुए फोन उठाया। तुम कहाँ हो विवेक? उसकी आवाज में घबराहट थी। मैं ज्योति से मिलने जा रहा हूं और तुम्हें यह मालूम था। कुछ पलों के लिए खामोशी रही और फिर वह बोली, मत जाओ, कम से कम अभी मत जाओ। मैंने कार को साइड में रोक दिया। क्यों? बस मत जाओ। मैंने तुमसे कहा था कि दिवाली पर जाना बेहतर होगा। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं चुप हो गया। मैंने मौके का फायदा उठाया और सख्त लहजे में कहा, देखो मैं वहां जा रहा हूं, चाहे जो हो। अगर तुम सचमुच कुछ नहीं छुपा रही हो तो मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अल्पना ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, पर खुदा के लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करना। ये कहकर उसने फोन काट दिया। मैंने कार को आगे बढ़ाया, पर अब मेरा शक और बढ़ गया था। कुछ न कुछ था जो मुझसे छुपाया जा रहा था। पर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अचानक मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से एक संदेश आया, विवेक मत जाओ, तुम जो देखोगे उसे भूल नहीं पाओगे। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैंने जल्दी से नंबर जांचा, पर वह किसी अनजान व्यक्ति का था। अब सवाल यह था कि क्या मुझे रुक जाना चाहिए या अपनी बहन के ससुराल जाकर सच को उजागर करना चाहिए। पर एक बात साफ थी, ये खेल उतना सरल नहीं था जितना लग रहा था। संदेश पढ़ने के बाद मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे मन में कई सवाल उछल रहे थे, पर एक बात स्पष्ट थी, मैं अब रुकना नहीं चाहता था। मैंने फोन जेब में रखा और आगे बढ़ गया। ज्योति के ससुराल का घर शहर से थोड़ा दूर था। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचता गया, सड़कें सुनसान होने लगीं। ये एक पॉश इलाका था जहां सिर्फ अमीर लोग रहते थे और ज्योति की शादी ऐसे ही एक परिवार में हुई थी। पर क्या यह सौभाग्य था या कुछ और? आखिरकार मैं एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने पहुंचा। फाटक इतना शानदार और ऊंचा था कि किसी महल का लगे। बाहर दो चौकीदार खड़े थे जो पूरी वर्दी में थे, मानो यह कोई साधारण घर नहीं बल्कि एक पुरानी हवेली हो। मैं कार से नीचे उतरा और एक चौकीदार से कहा, मैं विवेक, ज्योति का भाई हूं, मुझे अंदर जाना है। चौकीदार ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अंदर दूसरे चौकीदार को पुकारा। कुछ ही पलों में फाटक धीरे धीरे खुलने लगा, मानो किसी किले का दरवाजा खुल रहा हो। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी आंखें चौंधिया गईं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा और शानदार घर कभी नहीं देखा था। नौकर मुझे ड्राइंग रूम तक ले गए। वहां बैठकर मैं इधर उधर देखने लगा। सब कुछ खूबसूरती से सजाया गया था, पर खामोशी बहुत गहरी थी। मानो यह घर जितना जिंदा दिखता था उतना नहीं था। कुछ ही पलों में ज्योति अंदर आई। मैं खड़ा हो गया। वह महंगे और शानदार कपड़ों में थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, पर जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, मेरा दिल बैठ गया। उसकी आंखों में कुछ था, डर, लाचारी या कुछ और। वह खुश दिख रही थी, पर वह ज्योति नहीं थी जिसे मैं जानता था। तुम कैसी हो? मैंने धीरे से पूछा। वह बस मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं और न ही कोई संकेत दिया। मुझे लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, पर किसी डर ने उसके होंठ सील दिए थे। और वही वह पल था जब मुझे यकीन हो गया कि यह शादी कोई साधारण शादी नहीं थी। यहां कुछ तो था जो दिखाई नहीं दे रहा था। पर क्या?
मैंने एक बार फिर पूछा, तुम कैसी हो ज्योति? क्या तुम खुश हो? ठीक उसी पल पीछे से एक आवाज आई, विवेक भाई, कैसे हैं आप? मैं पलटा और देखा कि ज्योति का पति संजय सामने खड़ा था। कद काठी में ऊंचा, पुरकशिश चेहरे वाला, पर उसकी आंखों में एक ठंडी लहर थी। वह मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कान में एक अजीब सा गुरूर था। मैं ठीक हूं, मैंने बड़ी मुश्किल से कहा। आप आकर बहुत अच्छा किया। ज्योति आपसे मिलने के लिए बेताब थी। वह मेरे पास आया और बोला। मैंने ज्योति को देखा, वह खामोश खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, पर मैं उस मुस्कान के पीछे क्या था समझ नहीं पाया। मैं ज्योति से अकेले में बात करना चाहता हूं, मैंने सपाट लहजे में कहा। संजय की आंखों में एक पल के लिए एक अजीब सा भाव आया, फिर वह हंस दिया। क्यों नहीं ज्योति, अपने भाई को कमरों का दौरा क्यों नहीं कराती? ज्योति ने सिर हिलाया और मुझे पीछे आने का इशारा किया। मैं उसके पीछे चला और उसने हमें शानदार कमरे दिखाए। हम गैलरी से गुजर रहे थे। हर दीवार पर विशाल तस्वीरें और कीमती कलाकृतियों के नमूने थे। जैसे ही हम एक कोने के पास पहुंचे, मुझे धीमी आवाजें सुनाई दी। दो नौकरानियां में धीरे धीरे बात कर रही थीं। जैसे ही मैं करीब आया, वे शांत हो गईं। मैंने ध्यान से सुना, पर एक शब्द मेरे कानों पर पड़ा, महारी महारी। मैंने अनजाने में पूछा, महारी? नौकरानियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ज्योति का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से नकार में सिर हिलाया, मानो मैंने कोई गलत बात कह दी हो। मेरे अंदर एक बेचैनी की लहर दौड़ गई। ये शब्द क्या था? और ज्योति उस पल इतनी घबरा क्यों गई? मुझे लगा कि मैं किसी ऐसे राज के करीब पहुंच रहा हूं जिसे शायद मुझे नहीं जानना चाहिए था। ज्योति, यह महारी क्या है? मैंने अपनी आंखें उसके चेहरे पर टिका दी। उसकी सांस तेज हो गई, मानो मैंने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया हो जिसे नहीं पूछा जाना चाहिए था। उसकी आंखें एक पल के लिए दरवाजे की ओर गईं, जैसे वह जांच रही हो कि कोई हमें सुन तो नहीं रहा है। फिर उसने जल्दी से नक्कार में सिर हिलाया, जैसे वह कह रही हो, मत पूछो। मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। ज्योति, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने उन नौकरानियों के मुंह से ये शब्द क्यों सुने? उस पर वह चौंक क्यों गई? ज्योति ने एक बार फिर नजरें झुका लीं। उसके होंठ कांप रहे थे, पर वह कुछ कह नहीं पाई। विवेक भाई, सब ठीक है। मैं चौंक कर पीछे देखा। संजय एक हल्की सी मुस्कान के साथ दरवाजे पर खड़ा था, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। हाँ, मैं बस ज्योति से बात कर रहा था, मैंने सतर्कता से जवाब दिया। बेशक कीजिए, पर ज्योति ने आपको पूरा घर दिखा दिया। इतना बड़ा महल जैसा घर है, आपको पसंद आएगा। मैंने ज्योति को देखा जो खामोश खड़ी थी, जैसे वह एक रोबोट हो। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, पर मेरे दिल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ज्योति मुझे आगे ले जाने लगी। हम एक लंबी गैलरी से गुजरे, जहां दीवारों पर महंगी तस्वीरें लगी थीं, कुछ बूढ़े लोगों की, कुछ दुल्हनों की तस्वीरें। मैं एक तस्वीर के सामने रुक गया। ये एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें एक युवा लड़की शादी के जोड़े में खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था, मानो वह खुश नहीं बल्कि हंसने के लिए मजबूर की गई हो। मैंने ज्योति से पूछा, ये कौन है? उसने तस्वीर की ओर देखा और फिर तेजी से नजरें झुका लीं। एक बार फिर वही डर उसके चेहरे पर आ गया। ये कौन है ज्योति? मैंने फिर पूछा। ये हमारी पारिवारिक परंपरा है। मैंने पीछे देखा और संजय को एक बार फिर हमारे पीछे खड़ा पाया। ये तस्वीर हमारी एक पुरानी बहू की है। हमारे परिवार में खास परंपरा के अनुसार शादियां होती हैं, और जो उस परंपरा का पालन करती है वह हमेशा के लिए हमसे जुड़ी रहती है। मुझे उसके शब्दों में एक अजीब सा भाव महसूस हुआ। किस तरह की परंपरा? मैंने पूछा। संजय मुस्कुराया और मेरी तरफ देखा, पर उस मुस्कान में गुरूर की एक अजीब सी भावना थी। समय आने पर आपको यह सब पता चल जाएगा विवेक भाई। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे मालूम था कि मैं किसी ऐसे खेल में शामिल हो चुका हूं जिसका अंदाजा मुझे नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने मुझे बेचैनी से भर दिया था। समय आने पर यह सब पता चल जाएगा। मैंने उसके शब्दों को दोहराया और उसे गौर से देखा। तुम्हारा क्या मतलब है?
वह मेरी तरफ बढ़ा और आराम से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, मानो मुझे तसल्ली दे रहा हो। भाई चिंता मत करो, ज्योति यहाँ खुश है। और जहां तक पारिवारिक परंपराओं की बात है तो हर परिवार की अपनी होती है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। मुझे उसके लहजे में एक अजीब सी तेजी महसूस हुई, जैसे वह एक नरम धमकी दे रहा हो। मैंने उसका हाथ झटका। मैं अपनी बहन से अकेले में बात करना चाहता हूं, मैंने एक सपाट लहजे में कहा। संजय एक पल के लिए खामोश रहा और फिर एक हल्की सी आह भरकर बोला, क्यों नहीं, बिल्कुल, पर ज्योति शायद ज्यादा बात नहीं कर पाएगी, आप जानते हैं। मैंने ज्योति को देखा, जो खामोश खड़ी थी। उसकी आंखें जैसे जमीन पर टिकी थीं। वह मुझसे नजरें मिलाने से शर्मा रही थी। चलो ज्योति, मैंने कहा। संजय ने सिर हिलाया और रास्ता दिया। मैं ज्योति के साथ चला और एक बड़े लॉन में पहुंचे, जहां हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। हम एक बेंच पर बैठे थे। ज्योति की आंखें अभी भी जमीन पर थीं। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। तुम खुश हो? मुझे सच बताओ, मुझसे कुछ मत छुपाओ। उसने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसकी आंखों में नमी थी। उसने हाँ में सिर हिलाया, मानो कह रही हो कि हाँ, मैं खुश हूं। पर उसकी आंखें मुझे कुछ और बता रही थीं। देखो, मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे पूरी सच्चाई बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह कांप गई, जैसे मैंने कोई बहुत खतरनाक बात कह दी हो। उसने जल्दी से चारों ओर देखा, जैसे वह जांच रही हो कि कोई हमें सुन तो नहीं रहा है। फिर अचानक उसने मेरे हाथ को कसकर दबाया और अपने दूसरे हाथ से मेरे हाथ पर कुछ लिखने की कोशिश की। महारी, मैंने धीरे से कहा। महारी? ज्योति ने तेजी से सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर गहरा गया। महारी का क्या मतलब है ज्योति, क्या मतलब है? ठीक उसी पल हमें दरवाजे के पास किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैं चौंका। ज्योति का रंग सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दिया और सीधी बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने पीछे देखा और संजय को वहीं शक की मुस्कान के साथ खड़ा पाया। विवेक भाई, आप चाय लेंगे या कॉफी? संजय की आवाज में वही नरमी थी, वही मुस्कान। पर अब मैं जानता था कि उसके कहे हर शब्द के पीछे कोई राज छुपा था। कॉफी लाओ। मैंने अपनी आंखें संजय पर टिका दी और कहा। वह मुस्कुराता हुआ पलटा और अंदर चला गया, जैसे वह नजरों से ओझल हो गया हो। मैंने तुरंत ज्योति की ओर रुख किया। मुझे सच बताओ, ये महारी क्या है? मुझसे कुछ मत छुपाओ। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर तैरने लगा। उसने जल्दी से अपने हाथों से मेरे हाथ जोड़ दिए। मैंने इशारे से पूछा, मत पूछो ज्योति, मैं तुम्हारा भाई हूं। अगर कुछ गलत है तो मुझे बताओ। मैं हजारों सवाल दिल में लेकर वहां बैठा रहा। उसने मेरे हाथ पर महारी लिखा था। वह उसे बताने से डर रही थी। जैसे ही संजय आया, वह पीछे हट गई थी। यह सब क्या था? क्या वह किसी मुसीबत में थी? अगर हां, तो वह बोल क्यों नहीं रही थी? तरह तरह के विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं उसे जानता था, वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। पर आज वह किसी डर से जकड़ी हुई थी। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि संजय एक नौकर के साथ वापस आया। उसके हाथ में 2 चाय के कप थे। विवेक भाई, क्या आपको यहाँ का माहौल अजीब लग रहा है? संजय ने मेरे सामने कप रखते हुए कहा। मैंने गौर से उसकी आंखों में देखा। हाँ, कुछ तो अजीब है, मैंने सपाट लहजे में कहा। संजय फिर मुस्कुराया। शायद आप ज्यादा सोच रहे हैं। खैर, क्या आप रात का खाना हमारे साथ खाएंगे? मैंने एक पल सोचा, शायद मुझे रुककर देखना चाहिए। हाँ, मैं रुकूंगा, मैंने एक फैसले वाले अंदाज में कहा। मुझे ज्योति के डर की जड़ तक पहुंचना था, और यह तभी संभव था जब मैं इस खेल को खुद बहुत करीब से देखता। रात का खाना बहुत शानदार था, पर मैं जानता था कि इस चकाचौंध के पीछे कुछ छुपा हुआ था। डिनर टेबल पर सब कुछ मौजूद था, महंगे बर्तन, खुशबूदार खाना और खुली हंसी। पर ज्योति का चेहरा भावहीन था, मानो वह यहां मौजूद ही नहीं थी। विवेक, क्या आपने कभी सोचा है कि पारिवारिक सम्मान और परंपराओं के बीच का रिश्ता कितना गहरा होता है? संजय के पिता अचानक मेरी ओर मुड़े। बिल्कुल, पर सम्मान वही है जो ईमानदारी पर आधारित हो, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। संजय हल्का सा मुस्कुराया। बहुत बढ़िया,
आपको यहाँ रहकर हमारी परंपरा को समझने का मौका मिलेगा। परंपरा, वही परंपरा जिसकी गूंज मैंने सुनी थी, वही जिसका संबंध महारी से था। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ ठीक नहीं था। रात के खाने के बाद मैंने ज्योति से कहा कि मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूं, पर संजय ने तुरंत विषय बदल दिया और मुझे मेहमान कमरे में ले गया। आप थक गए होंगे विवेक भाई, कल सुबह हम नाश्ता साथ में करेंगे। मुझे लगा जैसे वह मुझे ज्योति से दूर रखना चाहता था, पर मैं शांत रहा। उस रात के खेल को समझने के लिए मुझे भी थोड़ा धैर्य रखना था। रात का समय था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर नींद मुझसे कोसों दूर थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और बाहर पूरी खामोशी थी। पर अचानक मुझे मेरे दरवाजे के बाहर किसी की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत उठ गया। केवल दबे हुए कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे धीमी हो रही थी। मैंने चुपके से दरवाजा खोला और झांक कर देखा कि 3 परछाइयां अंधेरे में धीरे धीरे एक दिशा में बढ़ रही थीं। एक नौकरानी और 2 आदमी। वे एक खास कमरे की ओर जा रहे थे। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। ये कौन थे और ये इस समय कहाँ जा रहे थे? मुझे लगा कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है, इसलिए मैंने तय किया कि अब मैं उनके पीछे जाऊंगा। मेरे कदम खुद ब खुद उन लोगों का पीछा करने लगे। गैलरी में थोड़ी सी रोशनी थी, पर इतनी काफी थी कि मैं उन्हें साफ देख सकूं। अंधेरे में भी नौकरानी और 2 आदमी कहाँ जा रहे थे? मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी और जैसे मैं किसी ऐसे राज के करीब पहुंचने वाला था जिसका हकदार मैं नहीं था, पर मैं रुकने वाला भी नहीं था। वो तीनों धीरे धीरे चले और एक बड़े लकड़ी के दरवाजे के सामने रुक गए। ये घर का पिछला हिस्सा था जहां मैं दिन में नहीं गया था। दरवाजा काफी भारी था, जैसा पुरानी हवेलियों में होता है। सब तैयार है। मैंने एक आदमी की खुशमिजाज आवाज सुनी, हाँ, पर ज्यादा देर के लिए नहीं, सुबह होने से पहले सब खत्म हो जाना चाहिए। दूसरे ने कहा। नौकरानी ने सिर हिलाया और फिर धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक धुंधली सी रोशनी बाहर आई। मुझे लगा जैसे अंदर कोई खास कमरा था, शायद वह कमरा जहां कोई ऐसी चीज होती थी जिसे सबसे छुपाकर रखा जाता था। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने जल्दी से एक खंभे के पीछे सहारा लिया ताकि वह मुझे देख न पाए। वे तीनों अंदर दाखिल हो गए और दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। यह मौका था। मैं दबे कदमों से आगे बढ़ा और दरवाजे पर अपना हाथ रखा ताकि वह पूरी तरह से बंद न हो जाए। मैंने दरवाजे के दराज से अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर मेरे पूरे शरीर में एक सनसनी दौड़ गई। यह कोई साधारण कमरा नहीं था। अंदर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। सब महिलाओं की तस्वीरें थीं, कुछ शादी के कपड़ों में महिलाएं और कुछ साधारण घरेलू कपड़ों में, पर हर चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था, मानो उन सबको हंसने के लिए मजबूर किया गया हो। कमरे के बीचों बीच एक मंच था जिस पर एक चादर बिछी हुई थी। उसके चारों ओर कई दीपक जल रहे थे, मानो कोई पुरानी रस्म होने वाली हो। जल्दी करो, ज्यादा समय नहीं है, एक आदमी ने कहा। मैंने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। ये सब क्या था? यहां क्या हो रहा था? मेरी नजरें एक जगह पर थम गईं। मंच के पास एक ज्योति रखी थी। वह ज्योति की थी। मेरी आंखें फैल गईं। मेरी सांस रुकने लगी। यह सब ज्योति के लिए हो रहा था। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। कुछ होने वाला था जो बहुत डरावना था। मेरी बहन के साथ क्या होने वाला था? पर क्या, और मैं इसे रोकने के लिए क्या कर सकता था? मैंने दरवाजे के दराज से झांकने की कोशिश की, पर अचानक दरवाजे का पुराना कब्जा किरकिरा गया। अंदर खड़े लोग चौंक गए। कोई बाहर है? एक कठोर आवाज गूंज उठी। नौकरानी दरवाजे की ओर बढ़ी, कुछ पलों के लिए रुक गई, फिर सिर हिलाया और कहा, हवा की आवाज होगी, यहां कोई हवा नहीं है। दूसरे आदमी ने आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। अगर मैं पकड़ा गया तो शायद मैं सच जानने से पहले ही इस खेल का हिस्सा बन जाऊंगा। मैंने अपनी सांस रोके वहीं खड़े रहने का फैसला किया। कुछ देर बाद दरवाजा फिर से बंद हो गया और अंदर फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। मैंने आखिरी बार एक झलक ली और फिर दबे कदमों से वहां से पीछे हटने लगा। और फिर अब मुझे ज्योति से बात करनी थी। मैं तुरंत अपने कमरे में आया, पर वहां रुका नहीं। मैं सीधा ज्योति के कमरे की ओर गया।
दरवाजा हल्का सा खुला था। ज्योति अपने बिस्तर पर बैठी थी। वह खाली आंखों से जमीन को घूर रही थी, जैसे उसने जीने की इच्छा खो दी हो। ज्योति, मैंने यह धीरे पर एक मजबूत लहजे में कहा। वह चौंक गई। उसकी आंखों में डर था, जैसे वह मेरे यहां आने से डरी हुई थी। ज्योति, मैं सच जानना चाहता हूं। मैं उसके करीब बैठ गया। क्या हो रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं? उसने अपनी नजरें झुका लीं। उसकी सांस तेज हो गई। अगर तुम मुझसे कुछ छुपाओगी तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। वह कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने धीरे से अपने हाथ से कुछ इशारे किए, पर इतनी घबराई हुई थी कि मैं समझ नहीं पाया। और फिर अचानक वह उठ गई और अपने कपड़ों की अलमारी खोली और कुछ ढूंढने लगी। और फिर उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और मेरे सामने रख दी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सवाल भरी नजरों से ज्योति को देखा। ये क्या है? ज्योति ने अपनी उंगली से साड़ी के एक खास हिस्से की तरफ इशारा किया। मैंने गौर से देखा और फिर मेरी जान निकल गई। साड़ी पर एक खास निशान था, एक अजीब सा नीला निशान, जैसे मुहर लगा दी गई हो। ये कोई साधारण साड़ी नहीं थी, ये महारी का निशान था। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये सब क्या था? और सबसे जरूरी सवाल यह था कि ज्योति पहले ही एक महारी बन चुकी थी। यह क्या निशान है ज्योति? मैंने एक कांपती हुई आवाज में पूछा। उसकी आंखों में डर और गहरा गया। उसने तेजी से नकार में सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, मत पूछो, मत ढूंढो। ज्योति, मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। मुझे पूरी सच्चाई बताओ। मैंने उसके कंधों को पकड़ा और कहा, पर वह कांपने लगी। उसने अपने हाथ जोड़ लिए, जैसे वह प्रार्थना कर रही थी कि मैं चुप रहूं। यह सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या वह पहले ही किसी मुसीबत का शिकार हो चुकी थी? क्या मुझे बहुत देर हो गई थी? अचानक मैंने दरवाजे के बाहर शोर सुना। मैं तुरंत सीधा हो गया और ज्योति ने जल्दी से साड़ी को बिस्तर के नीचे धकेल दिया। विवेक भाई, आप जागे हैं? ये संजय की आवाज थी। मेरा दिल मुट्ठी में आ गया, पर मैंने ढोंग करने की कोशिश की कि मैं सामान्य हूं। हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी। दरवाजा खुला और संजय अंदर आया। वह एक हाथ से दरवाजे की पत्ती को पकड़े खड़ा था, जैसे वह देख रहा हो कि हम क्या कर रहे हैं। सब ठीक है। उसकी मुस्कान हमेशा की तरह बनावटी थी। हाँ, मैं बस ज्योति से बात कर रहा था, पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। मैंने जोर से मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, पर देर हो गई है विवेक भाई। आप थक गए होंगे, आराम कीजिए। हम कल सुबह नाश्ते पर बात करेंगे। यह सब आम था सुनने में, पर इनमें कुछ ऐसा था जो एक धमकी जैसा लग रहा था। मैंने ज्योति को देखा जो सिर झुकाए बैठी थी, जैसे उसकी सांस रुक गई हो। ठीक है, मैंने जोर से कहा और खड़ा हो गया। पर मेरे मन में सिर्फ एक ही बात भटक रही थी, ज्योति की साड़ी पर वह निशान, महारी। मैंने ये शब्द अपने आप से कहे। यह निशान, ज्योति की खामोशी, परिवार वालों की आंखें, यह सब एक बड़े राज का हिस्सा था। पर यह राज क्या था? क्या मैं इसे जान पाऊंगा? मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, पर जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता, वही दृश्य सामने आ जाता। ज्योति की डरी हुई आंखें, साड़ी पर मुहर जैसा निशान, संजय की मुस्कान में छिपी हुई धमकी। यह सब क्या था? जैसे ही सुबह हुई, मैंने फैसला किया कि मैं यहां एक पल भी नहीं रुकूंगा। मुझे उस निशान के बारे में पता लगाना था। अल्पना ने फोन पर कई बार पूछा कि मैं कब वापस आ रहा हूं। मैंने बहाना बनाया कि मैं 2 दिन और रुकूंगा, पर सच्चाई यह थी कि मैं सीधा उस इलाके के एक पुराने बुजुर्ग के पास जा रहा था। वह मेरे माता पिता के समय से हमारे परिवार के सभी मामलों को जानते थे। जब मैं उनके दरवाजे पर पहुंचा, तो वह अपनी उसी पुरानी कुर्सी पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। मुझे देखकर वह हैरान हुए, पर बहुत खुशी से मिले। विवेक बेटा, कैसे आना हुआ? उनकी भारी आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। चाचा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उन्होंने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा और फिर सिर हिलाया। बैठो बेटा, बताओ। मैं कुछ पलों के लिए शांत रहा, फिर धीरे से कहा, चाचा जी, आपको महारी के बारे में। ये सुनते ही चाचा जी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और चारों ओर देखा, जैसे वह सुनिश्चित करना चाहते हो कि कोई और नहीं सुन रहा है। फिर वह मेरी ओर झुके और बोले,
बेटा, तुम्हें यह शब्द कहाँ से मिला? मैंने उनकी आंखों में देखना शुरू कर दिया। ज्योति की शादी के बाद मैंने यह शब्द सुना है और मैंने एक निशान भी देखा है जिसका संबंध शायद महारी से है। चाचा जी ने कांपते हाथों से बीड़ी नीचे फेंक दी। उनकी आंखों में डर उभर आया। बेटा, अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके उसे वहां से निकाल लो। महारी का मतलब जानकर तुम्हारा दिल दहल जाएगा। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। पर चाचा जी, महारी का मतलब क्या है? उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, महारी वह है जिसकी शादी हुई है, पर पति से नहीं बल्कि पूरे परिवार से। ये एक जेल है जिससे आजाद नहीं हुआ जा सकता। जो औरत एक महारी बन जाती है वह कभी आजाद नहीं हो सकती। मेरी सांस रुक गई। मेरी बहन को जहन्नुम में धकेल दिया गया है। ये शब्द एक जहरीले खंजर की तरह मेरे कानों में चुभ गए। मैं चाचा जी को देखता रहा, पर मेरे कानों में जैसे चींटियां रेंग रही थीं। आप क्या कह रहे हैं चाचा? ये कैसी रस्म है? आखिर कब से यह अत्याचार हो रहा है? मैं लगभग चिल्ला पड़ा। चाचा ने एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें झुका लीं, जैसे उनमें मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। बेटा, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। कुछ पुरानी जनजातियां महिलाओं को केवल परिवार के सम्मान का हिस्सा मानती हैं। उसे किसी एक आदमी की संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार की संपत्ति बनाया जाता है। खानदान के लोग अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपनी ही महिलाओं को कैद कर लेते हैं। ज्योति को इस परिवार के नाम पर बेच दिया गया है। वह अब सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि उनके लिए एक महारी है, एक ऐसी महिला जिस पर पूरे परिवार का हक है। नहीं, मैं जोर से चिल्लाया और कुर्सी से उठ गया। यह सब बकवास है। ये कैसे हो सकता है? ज्योति इसके लिए कभी हां नहीं कहेगी। ज्योति कोई चीज नहीं है जिस पर किसी का हक हो। चाचा ने अफसोस से मेरी ओर देखा। बेटा, महारी की मर्जी मायने नहीं रखती। वह सिर्फ एक परंपरा का हिस्सा है, एक कैदी जिसे हमेशा के लिए चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है। ये एक बहुत कड़वी हकीकत है और खतरनाक भी। अगर तुम ज्योति को वहां से निकालने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया अंधेरे में चली गई हो। ज्योति के चेहरे पर वह खाली मुस्कान, उसकी खामोशी, उसका डर, वह सब सच था। मैं लक्ष्यहीन होकर गलियों में भटकता रहा। मेरे दिमाग में ज्योति का चेहरा था, उसके बचपन की यादें, उसकी मासूम हंसी मेरे अस्तित्व में गूंज रही थी। मैंने मन में वादा किया था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं चाहे जो हो जाए, ज्योति को वहां से निकालूंगा। चाचा ने मेरी ओर देखा जैसे वह तौल रहे हों कि मैं अपने इरादे में कितना पक्का हूं। फिर उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, जल्दी करो विवेक, समय कम है। मैं तेज कदमों से कार की ओर बढ़ा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मुझे ज्योति को वहां से निकालना था। पर यह आसान नहीं था। वे ताकतवर लोग थे और उनका दबदबा था। अगर मैंने ज्योति के साथ भागने की कोशिश की तो वे मुझे जान से मार डालते। मुझे एक चतुर चाल चलनी थी। घर पहुंचकर मैं सीधा अपने कमरे में गया और बिस्तर पर गिर गया। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, दृश्य बदल गया। सपने में ज्योति मेरे सामने खड़ी थी। उसके होंठ सील थे, उसकी आंखों में आंसू थे। वह कुछ कहना चाहती थी, पर उसकी जुबान नहीं थी। ज्योति, मुझे सच बताओ, मैं चिल्लाया, पर वह फिर चुप रही। अचानक वही साड़ी उसके हाथों में आ गई और उस पर लगा निशान खून से भीगा हुआ था। मैं घबराकर बैठ गया। मेरे माथे पर पसीना था, मेरी सांस फूल गई थी। क्या यह एक सपना था या हकीकत की एक झलक? एक बात निश्चित थी, ज्योति को किसी भी कीमत पर वहां नहीं रहने देना था। मेरा पूरा वजूद पसीने से तर था। मैंने जल्दी से अपना मुंह धोया और फैसला किया कि अब मैं और समय बर्बाद नहीं करूंगा। अगर मैंने ज्योति को वहां से नहीं निकाला तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मैंने कार निकाली और सीधा अपने परिवार के कुछ पुराने रिश्तेदारों के पास गया। ऐसे लोग जो मेरे माता पिता के समय से हमारी पुरानी जड़ों को जानते थे और जो इन परंपराओं के बारे में कुछ जानते हों। पहला ठिकाना अनीता चाची थीं, जो मेरी माँ की एक पुरानी दोस्त थीं। जब मैं उनके दरवाजे पर पहुंचा तो उन्होंने मुझे देखकर खुशी जाहिर की, पर जैसे ही मैंने उन्हें ज्योति की शादी के बारे में बताया और महारी का जिक्र किया, उनके चेहरे का रंग बदल गया।
बेटा, तुम इन सब बातों में क्यों पड़ रहे हो? जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं कैसे भूल सकता हूं चाची? ज्योति मेरी बहन है, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। अनीता चाची ने इधर उधर देखा, जैसे वह सुनिश्चित कर रही हो कि कोई सुन नहीं रहा है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, महारी वह महिला है जो शादी के बाद सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि परिवार के हर पुरुष की संपत्ति बन जाती है। यह सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मैं भूला गया, ये सब बकवास है, ये कैसे हो सकता है? मैं लगभग चिल्ला पड़ा। अनीता चाची की आंखों में आंसू थे। बेटा, तुम सोच रहे हो कि यह झूठ है, पर यह सच है। कुछ पुरानी परंपराएं हैं जो आज भी जिंदा हैं, बस लोग उन्हें जाहिर नहीं करते। क्या ज्योति के साथ भी यही होने वाला है? मेरी आवाज कांप रही थी। अनीता चाची चुप हो गईं। मैं उनकी आंखों में देख रहा था, पर उनके चेहरे पर मौत जैसी खामोशी थी। बेटा, अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो बिना किसी वक्त के उसे बचा लो। वहां जो हो रहा है वह शादी नहीं है। ज्योति एक कैदी है और तुम्हें उसे जेल से निकालने के लिए हिम्मत रखनी होगी। यह कहकर वह शांत हो गई, जैसे वह आगे और कुछ नहीं कह सकती थी। मैं डगमगाते कदमों से बाहर निकला। अभी भी थोड़ा सा रास्ता बाकी था। ज्योति को किसी भी कीमत पर वहां से निकालना था और मुझे यह काम अकेले ही करना था। मेरे कदम तेज हो गए। मैं गलियों में भटक रहा था, पर मेरा दिमाग सिर्फ एक ही बात पर अटका था। ज्योति, ये कैदी है। चाची के शब्दों ने मेरे दिमाग में जहर घोल दिया। मैंने सोचा था कि शायद यह सब एक गलतफहमी होगी, पर अब मुझे यकीन हो गया था कि ज्योति एक ऐसे जाल में फंस गई है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं था। क्या अल्पना को यह सब एहसास था? अगर थी तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं फिर से घर पहुंचा। मैंने अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश की। क्या तुम्हें मालूम था कि ज्योति की शादी एक सामान्य शादी नहीं थी? अल्पना ने चौंक कर मेरी ओर देखा, पर फिर नजरें हटा लीं। विवेक, जो होना था वह हो चुका है। तुम अब कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर मुझे आग सी लग गई। तुम्हें मालूम था और तुमने मुझे नहीं बताया। अल्पना ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, विवेक, अगर तुम ज्योति को वहां से निकालने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें भी तबाह कर देंगे। मैंने अल्पना को देखा, उसकी आंखों में डर था। विवेक, तुम नहीं जानते, वे बहुत ताकतवर लोग हैं। तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ताकतवर? मैं जोर से हंसा। जो अपनी बहू, अपनी पत्नी, अपनी बेटी को बंदी बनाकर रखते हैं, वे ताकतवर नहीं बल्कि जालिम हैं। अल्पना ने लाचारी से सिर हिलाया। अगर तुम ज्योति को ले जाने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें जान से मार देंगे। विवेक, मैं गुस्से से उसकी ओर देखता रहा। तो क्या मैं अपनी बहन को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दूं, उसे हमेशा के लिए गुलाम बना दूं? नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूं। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी, आज यह सब खत्म होना है। ज्योति को वहां से निकालना था और मैं किसी भी कीमत पर ऐसा करने के लिए तैयार था। पर जैसे ही मैं ज्योति के ससुराल के पास पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि माहौल बदल गया था। घर के दरवाजे पर पहले जितने नौकर नहीं दिख रहे थे, फाटक भी पहले से ज्यादा मजबूती से बंद था। कुछ था जो पहले जैसा नहीं था। मैंने कार रोकी और फाटक खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक नौकर बाहर आया, पर वह पहले के नौकरों जैसा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शक्ति थी। क्या काम है? उसने बहुत ठंडे लहजे में पूछा। मैं ज्योति का भाई हूं, मुझे उससे मिलना है, मैंने मजबूती से कहा। नौकर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, मैडम घर पर नहीं है। ये झूठ है, मैंने गुस्से से कहा। मैं जानता हूं कि ज्योति अंदर है, मुझे उससे मिलना है, मैडम नहीं है। नौकर ने वही जवाब दोहराया। मेरा धैर्य जवाब दे गया। मैंने दरवाजे को धकेल दिया और अंदर जाने की कोशिश की, पर नौकर ने रास्ता रोक दिया। तुम लोग ज्योति को क्यों छुपा रहे हो? मैं गरजा। ठीक उसी पल संजय घर के अंदर से बाहर आया। वह हमेशा की तरह शांत दिख रहा था, पर उसकी आंखों में क्रूरता थी। विवेक भाई, आप बार बार ज्योति के पास क्यों आ रहे हैं? यह हमारी जिम्मेदारी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्योति कहाँ है? मैंने भींचे हुए दांतों से पूछा। संजय हल्का सा मुस्कुराया। वह खुश है, पर शायद आपको यह जानकर दुख होगा
कि आपकी बहन अब हमारी परंपरा का हिस्सा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मुझे बहुत देर हो गई थी? संजय के शब्द झर की तरह मेरे कानों में चुभ रहे थे। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी ज्योति कहाँ है? मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर नौकर मेरे सामने एक दीवार की तरह खड़े हो गए। संजय हंसा, पर उसकी आंखों में एक तर्कपूर्ण चमक थी। विवेक भाई, आपको शायद नहीं मालूम, पर कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहां शादी का मतलब एक आम शादी नहीं होता। बकवास बंद करो, मैं गर्जा। संजय ने बहुत आराम से अपने हाथ जोड़े और कहा, महारी, आपको ज्योति के अर्थ को जानने के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी है। आपने सच जानने के लिए दर दर की ठोकरें भी खाई हैं। पर क्या आप वाकई सच जानने के लिए तैयार हैं? मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। महारी वह महिला है जिसकी शादी हुई है, पर वह सिर्फ अपने पति की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की होती है। जैसे ही मैंने यह शब्द सुना, ऐसा लगा जैसे मेरे अस्तित्व में आग लग गई हो। यह झूठ है। ज्योति कोई चीज नहीं है जिसे तुम लोग अपनी संपत्ति बना लो, मैंने गुस्से से कहा। संजय आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। ये झूठ नहीं है विवेक भाई, ज्योति अब एक महारी बन चुकी है। ये हमारे परिवार की सदियों पुरानी परंपरा है। एक बार कोई महारी बन जाए तो वह कभी आजाद नहीं हो सकती। वह हमेशा के लिए हमारे परिवार की संपत्ति है। मेरी सांस रुकने लगी, मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। तुम लोगों ने ज्योति के साथ क्या किया? मैंने बड़ी मुश्किल से पूछा। संजय की मुस्कान और गहरी हो गई। वही जो हमारी परंपरा का हिस्सा है, जो हर महारी के साथ होता है। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर एक ज्वालामुखी फटने वाला है। मैं संजय, पर जैसे ही मैं हमला करने के लिए आगे बढ़ा, पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर एक मजबूत हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा तो दो मजबूत नौकर मुझे कसकर पकड़े हुए थे। उनमें से एक ने मेरे कानों में फुसफुसाया, अब आपकी बहन यहां से नहीं जा सकती विवेक भाई। ये खेल बहुत पहले खत्म हो चुका था। आपको बस देर से एहसास हुआ। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा कहीं हवा में खो गई हो। संजय के शब्द तीर की तरह मुझे चीर रहे थे, पर मैं जानता था कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। मैं अपनी बहन को बचाने आया था और मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। नौकर मुझे घसीटते हुए उस बड़े दरवाजे तक ले गए। दरवाजा खुलते ही मेरा दिल धड़कना भूल गया। ज्योति, वह सफेद कपड़ों में एक कोने में खामोश बैठी थी। उसकी आंखें निर्जीव थीं, उसका चेहरा सूना था, जैसे वह सिर्फ सांस लेने के लिए जिंदा थी। ज्योति, मैंने उसे प्यार से पुकारा। वह एक पल के लिए चौंकी, पर फिर अपनी नजरें झुका ली। मैंने उसकी आंखों में वही पुरानी चमक ढूंढने की कोशिश की, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खामोशी, डर और कहद। वह अब आपकी बहन नहीं है विवेक भाई, वह हमारी है। ये परंपरा का हिस्सा है। संजय ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। मेरा खून खौल उठा। तुम जैसे वहशी लोग सम्मान और परंपरा के नाम पर महिलाओं को गुलाम बनाते हो, पर आज यह परंपरा टूट जाएगी। संजय का चेहरा कठोर हो गया। ये परंपरा कभी नहीं टूटेगी विवेक, तुम कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं। मैं गुर्राया और पूरी ताकत से एक नौकर को धक्का दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और मैंने तेजी से ज्योति का हाथ पकड़ा। चलो ज्योति। वह डर गई, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सचमुच उसे यहां से ले जाने आया हूं। संजय गर्जा और नौकरों को इशारा किया। नौकर मेरी ओर बढ़े, पर मैं ज्योति का हाथ पकड़कर पहले ही भाग चुका था। हम चौकीदारों से बचते हुए दौड़ पड़े। ज्योति की सांस फूलने लगी थी। वह कमजोर हो गई थी, पर मैं जानता था कि उसे बचाने का यही एकमात्र मौका था। हम बाहर वाले दरवाजे पर पहुंचे, पर वहां 3 नौकर खड़े थे। मैंने पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई और एक नौकर के सिर पर जोर से दे मारा। वह जमीन पर गिर पड़ा। ज्योति डर से कांप रही थी, पर मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, ज्योति, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब हम आजाद हैं। ठीक उसी पल घर के अंदर शोर हुआ। दरवाजा बंद कर दो, उन्हें बाहर मत जाने दो। संजय गर्जा। मेरा दिल धड़कने लगा, पर तभी पुलिस के सायरन बजने लगे। संजय और उसके साथी हैरानी से पीछे हट गए। मैंने पीछे देखा तो घर के बाहर दर्जनों पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। अल्पना ने मुझे रोका था, पर शायद उसी ने पुलिस को खबर की थी। पुलिस अधिकारी ने अंदर आते ही संजय और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया।
ये परिवार वर्षों से अमानवीय तरीके से महिलाओं को कैद कर रहा था। हमारे पास सारे सबूत हैं, इंस्पेक्टर ने कठोर लहजे में कहा। संजय ने मेरी ओर घूरकर देखा, पर अब वह समझ चुका था कि उसकी परंपरा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। ज्योति अभी भी सदमे में थी। वह इस सब को हकीकत मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। ज्योति, तुम आजाद हो, कोई तुम्हें कैद नहीं रख सकता। हम इस जहन्नुम से बाहर आ गए हैं। ज्योति की आंखों में आंसू थे। वह डर के नहीं, बल्कि आजादी के आंसू थे। हम उस घर से हमेशा के लिए बाहर निकल आए। महारी की रस्म खत्म हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ ज्योति की नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की है जिन्हें परंपरा और रीति रिवाजों के नाम पर इज्जत के लिए बलिदान कर दिया जाता है। महारी जैसी परंपराएं सिर्फ अत्याचार का एक और नाम है। जब तक कोई खड़ा होकर उनके खिलाफ लड़ेगा नहीं, ये जंजीरें कभी नहीं टूटेंगी। पुलिस स्टेशन के बाहर अल्पना खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, शायद पिछली रात की बेचैनी और तनाव के कारण। जैसे ही ज्योति और विवेक बाहर आए, अल्पना दौड़ी और ज्योति को गले लगा लिया। अल्पना, मुझे माफ कर दो ज्योति, मुझे पहले ही विवेक को बता देना चाहिए था। मैं डर गई थी। ज्योति, धीमी आवाज में, तुमने हमें बचाया भाभी, तुम मेरी असली बहन हो। विवेक ने अल्पना की ओर देखा। उसकी पिछली रात की निराशा अब सम्मान में बदल गई थी। विवेक, तुमने सही किया अल्पना, तुमने आखिर में सही फैसला लिया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि शारीरिक आजादी के अलावा ज्योति को अपनी मानसिक और भावनात्मक पुनर्प्राप्ति, रिकवरी के लिए एक लंबी यात्रा तय करनी थी। महारी का निशान भले ही साड़ी से धुल गया हो, पर उसका जख्म आत्मा पर गहरा था। संजय और उसके परिवार की गिरफ्तारी सिर्फ पहला कदम था। न्याय की लड़ाई अदालत में लड़ी जानी थी। विवेक ने अपनी नौकरी छोड़ी और एक वकील के साथ मिलकर केस की तैयारी शुरू कर दी। ये केस सिर्फ ज्योति के लिए नहीं, बल्कि उस समुदाय की उन सभी महिलाओं के लिए था जिन्हें चुपचाप इस क्रूर परंपरा का शिकार होना पड़ा था। ये केस एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। मीडिया ने महारी परंपरा के नाम पर होने वाले इस अत्याचार को उजागर किया। कई अन्य पीड़ित परिवारों ने आगे आकर गवाही दी, जिन्होंने सालों से डर के मारे चुप्पी साध रखी थी। ज्योति ने भी हिम्मत दिखाई। अदालत में खड़े होकर उसने बिना डरे अपनी आप बीती सुनाई। एक औरत का पूरे परिवार की संपत्ति बन जाना, उसकी मर्जी का कोई मोल न होना और हर पल का डर। उसकी गवाही शक्तिशाली थी। उसने साबित कर दिया कि परंपरा के नाम पर क्रूरता को छिपाया नहीं जा सकता। 6 महीने बाद अदालत का फैसला आया। संजय और उसके परिवार को कड़ी सजा मिली। इस फैसले ने सदियों पुरानी महारी जैसी अमानवीय परंपराओं को कानूनी तौर पर अमान्य घोषित कर दिया। ये भारत के सामाजिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। ज्योति अब अपनी जिंदगी नए सिरे से जी रही थी। वह अब महारी नहीं, बल्कि ज्योति एक आजाद महिला थी। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और एक एनजीओ के साथ काम करना शुरू कर दिया, जो उन ग्रामीण महिलाओं की मदद करता था जो दमनकारी परंपराओं का शिकार थीं। उसने अपनी कहानी को एक किताब का रूप दिया, जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। एक शाम विवेक, अल्पना और ज्योति तीनों एक साथ बैठे थे। विवेक, तुमने कर दिखाया ज्योति, तुमने सिर्फ खुद को नहीं बचाया, बल्कि तुमने हजारों औरतों की जिंदगी बदल दी। ज्योति, बचाया आपने और भाभी ने। मैंने सिर्फ अपनी कहानी सुनाई। मुझे अब समझ आया है कि हमारी आवाज ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानी एक कड़वी सच्चाई को दर्शाती है और हमें एक जरूरी सीख देती है। परंपरा और अत्याचार में अंतर। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर पुरानी प्रथा परंपरा नहीं होती। यदि कोई प्रथा मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, तो वह केवल अत्याचार है, जिसे बिना किसी संकोच के खत्म कर देना चाहिए। चुप न रहे। सबसे बड़ा अपराध जालिम का जुल्म नहीं, बल्कि उस जुल्म पर चुप रहना है। विवेक, अल्पना और चाचा जी ने अपनी जान जोखिम में डालकर भी सच का साथ दिया। जब हम सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होते हैं, तभी समाज बदलता है। डर से बड़ी हिम्मत। ज्योति का सफर दिखाता है कि सबसे बुरे हालात में भी बदलने की उम्मीद जिंदा रहती है। डर हमें चुप करा सकता है, पर हिम्मत हमें आजादी दिलाती है।
अत्याचार की जंजीरें सदियों से मजबूत हो सकती हैं, पर एक सच्ची आवाज और हिम्मत का वार उन्हें तोड़ने के लिए काफी है। हाँ तो दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल TR हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और हमारी इस कहानी को एक लाइक भी कर दें, साथ में हाइप भी करें।